कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार चतुर्वेद जी। आज हम लोगों का ये तीसरा एपिसोड है कुलदीप कुमार की डायरी का, और उसमें हम जब कुलदीप कुमार जेएनयू कैंपस आ गए, उनका दाखिला हो गया, उसके बाद के जो 2 वर्ष हैं और खासतौर पर इमरजेंसी के पहले वाले, उनमें जेएनयू कैंपस की छात्र राजनीति और अकादमिक जो प्रवेश था वो कैसा था, इसको लेकर बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, मेरा पहला सवाल तो यह है कि आपने पहला इलेक्शन कब देखा और किस रूप में देखा, स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन? देखिए, मैं जो दाखिल हुआ तो जुलाई अगस्त के महीने में दाखिले होते हैं। हाँ। और जेएनयू के जो छात्र संघ का चुनाव अक्टूबर में हुआ करता था। तो मेरे दाखिले के दो महीने के बाद ही वो चुनाव हुआ। अच्छा, मेरी तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। राजनीतिक को समझने में मेरी रुचि थी, लेकिन मैं किसी राजनीतिक विचारधारा का अनुयायी नहीं था, ना किसी दल के साथ मेरा कोई जुड़ाव था। तो मैं जब जेएनयू आया तो देखा कि वहाँ बहुत ही गंभीर राजनीतिक चर्चा होती रहती है हर वक्त। तो मुझे उसमें से, और जब फिर उसमें मार्क्सवाद, समाजवाद, लोहियावादी, फिर मार्क्सवादियों के बीच में भी सीपीआई के लोग, सीपीएम के लोग, फिर उस वक्त नक्सलवादी रुझान के भी कुछ लोग थे। वो लोग, उनका कोई संगठन नहीं था जो सीपीआई वालों का के साथ जुड़ाव था। एआईएसएफ का, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सीपीआईएम के साथ था। तो ऐसे ही जो है वो ट्रॉट्स्कीइट्स थे कुछ, जो 1973 में भी जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे, जो कभी ट्रॉट्स्की और स्टालिन के बीच में हुई थी और समाप्त हो चुकी थी। तो इस तरह से तरह तरह के लोग थे। लेकिन उसमें एक मजेदार बात ये थी कि सिवाय दो एसएफआई और एआईएसएफ के और किसी भी राजनीतिक दल का छात्र संगठन वहां अपने बैनर पे नहीं था। ओके। जैसे समाजवादी युवजन सभा नहीं थी, जबकि हमारे मित्र आनंद कुमार उसके राष्ट्रीय नेतृत्व में थे, समाजवादी युवजन सभा के। और इसी तरह से कोई नक्सलवादियों की भी कोई का भी छात्र संगठन नहीं था किसी तरह का। ट्रॉट्स्कीइट्स का भी नहीं था। कांग्रेस का जो है एनएसयूआई या उस वक्त जनसंघ होता था, उस वक्त तो बीजेपी थी नहीं, तो जनसंघ का जो भी उस वक्त ये विद्यार्थी परिषद, ये हमारे कैंपस में थे नहीं। लेकिन इनके विचारों को मानने वाले लोग थे, तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे सक्रिय रहते थे, छात्र संगठन बना करके नहीं। और इसी का फायदा उठा करके आनंद कुमार जी ने 1973 में ही फ्री थिंकर्स नाम के एक संगठन की स्थापना की। अच्छा, मतलब जब फ्री थिंकर्स बना तो आनंद कुमार उसके फाउंडर हैं? उसके फाउंडर हैं। ओके। और कौन लोग थे उस समय जो आनंद कुमार के साथ थे? उसमें कई कुछ लोग थे जिनके नाम में, अब इतनी पुरानी बात हो गई, 50 साल पुरानी, जो भी दो एक लोगों के नाम, कुछ जो ट्रॉट्स्कीवादी थे वो भी उनके साथ थे। ओके। और बहुत से ऐसे भी थे जो उनको गैर राजनीतिक थे। उनका जो बैनर था फ्री थिंकर्स, उनका कहना ये था कि ये जो एआईएसएफ और एसएफआई है, ये तो पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। उन पार्टियों की जो लाइन है वो मानना इनकी विवशता है। तो ये स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के कुछ सोच नहीं सकते। ये तो उस लाइन को मानने के लिए बाध्य हैं। और हम फ्री थिंकर्स हैं, हम चिंतन करते हैं इश्यूज के ऊपर, और तब हम अपनी राय बनाते हैं। हम कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो ये उनका तर्क था, जिसका कि हम लोग ये सवाल करते थे कि जब आनंद कुमार जी समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं, तो वो मुख्य चिंतक कैसे हो गए? वो यहाँ फ्री थिंकर्स
में फ्री थिंकर हो गए हैं, लेकिन जेएनयू से बाहर कदम रखते ही वो समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय नेता हैं। तो वो तो एक विचारधारा से बंधे हुए हैं। तो खैर ये उस वक्त था, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया कि सब आपस में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था, संबंध थे। हम लोग ये सब बातें आनंद कुमार जी से करते थे और वो मुस्कुरा के सुनते थे और उसका अपने ढंग से जवाब देते थे। तो वहाँ बहुत ही गंभीर चिंतन चर्चाएं होती थी छात्रों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रश्न भी होते थे और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी। और मार्क्सवादी पार्टियां जो हैं उनके बीच के जो लाइन के अंतर हैं उस पर भी बहुत चर्चा होती थी। ट्रॉट्स्कीवादी तो रूसी क्रांति के इतिहास को ही खंगालते रहते थे हर वक्त। वहाँ पे कौन लोग थे ट्रोट्स्काइट जो थे उस समय? उनमें जो है वो जेरस बानार्जी जो है वो सबसे प्रमुख ट्रॉट्स्कीवादी थे और वो उस समय भी बहुत बड़े बुद्धिजीवी माने जाते थे कैंपस में। तो और वो बहुत ही प्रखर मेधा के व्यक्ति थे, आज भी हैं। मेरी तो उनसे भेंट उस वक्त भी कम थी क्योंकि मैं बड़ा आतंकित रहता था उनके ज्ञान से और उनकी अंग्रेजी से। और अब तो मैं बहुत सालों से उनको देखा भी नहीं है। वो ब्रिटेन में रहे, मैंने सुना, फिर बाद में शायद मुंबई आ गए। तो अभी लेकिन वो उनकी मेधा का लोहा सभी मानते थे। इसके अलावा उनकी खास बात ये थी कि वो अंग्रेजी तो थी ही उनकी बहुत ही जबरदस्त, इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच और भी शायद एक दो लैंग्वेज वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो हम लोगों पे इस बात की बड़ी धाक थी कि ये तो मार्क्स को ओरिजिनल में पढ़ते हैं और कॉट्स्की को ओरिजिनल पढ़ते हैं। हम लोग तो ट्रांसलेशन के जरिए पढ़ते थे। तो उनको तो वो इनके ट्रॉट्स्कीवादियों के नेता थे और वो बहुत उनकी बातें क्योंकि इतनी गहरी होती थी और ज्ञान, हमें तो कोई ज्ञान था नहीं, हम तो नए नए पहुंचे थे, 18 साल की उम्र थी और कोई पहले का ऐसा कोई अध्ययन नहीं था। लेकिन मैं सुनता था तो सुन के भी कुछ तो अपना काम के जरिए दिमाग तक पहुंचता ही है। तो बहुत गंभीर वातावरण रहता था, आसपास में हंसी मजाक सब ये सब चलता था, लेकिन कोई कड़वाहट नहीं थी। और एसएफआई की लीडरशिप में और एआईएसएफ की लीडरशिप में कौन कौन लोग थे? एआईएसएफ की लीडरशिप में जहां तक मुझे याद है, एक तो थे आनंद साहे जिन्हें हम लोग सब चार्ली कहते थे, जो बाद में पत्रकार बने और बहुत अच्छे पत्रकार, उनका भी नाम हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया में थे वो विशेष संवाददाता, हिंदू में भी रहे और अभी भी लिखते हैं वो कॉलम। तो आनंद सहाय थे, ये एआईएसएफ के लीडर्स में थे। एक कमल मित्रा चिनावे थे जो बाद में जेएनयू में प्रोफेसर बने। और भी कुछ लोग थे जिनका नाम मुझे याद नहीं, ये दो तो प्रमुख थे। और बाद में हमारा एक क्लास फेलो था ज्ञान प्रकाश, हिस्ट्री में, वो मॉडर्न हिस्ट्री में था हमारे बैच में। अब वो अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसने बड़ी अच्छी किताबें लिखी है। वो भी एआईएसएफ का बहुत एक्टिव था, आते ही वो लीडरशिप में ही आ गया था ऑलमोस्ट। एआईएसएफ के मेंबरशिप बहुत कम थी, एसएफआई की सबसे ज्यादा थी। तो ये माहौल था वहां पे और सब आपस में सब बातें करते रहते थे, ढाबे पे बैठ के चाय भी पी रहे हैं, बहस भी हो रही है और सब तो इस तरह का माहौल। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी की आबादी बहुत कम थी, हम छात्रों की संख्या टोटल जो कैंपस पे रहते थे मेरे ख्याल से 500 550 से ज्यादा नहीं थी। तो हर आदमी दूसरे आदमी को जानता था, छात्र छात्रा सब एक दूसरे को जानते थे। कुछ लोगों को अच्छी तरह जानते थे, कुछ को ऐसे ही परिचय था, लेकिन सबके चेहरे और नाम सबको याद रहते थे। तो एक बहुत अच्छा, एक छोटी सी कम्युनिटी में एक बहुत आत्मीय वातावरण था। कभी कभी तनाव भी होते थे, जाहिर है जहाँ लोग रहेंगे उसमें आपस में सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्यार ही प्यार हो, स्नेह स्नेह हो। कभी कभी आपस में तनाव लोगों के संबंधों में आते थे, जैसे आते हैं हमेशा, लेकिन कोई राजनीतिक समस्या नहीं थी वो। और एसएफआई की लीडरशिप में कौन कौन लोग थे? एसएफआई की लीडरशिप में थे प्रकाश करत, रमेश दीक्षित, ये दो, और एक तिवारी जी थे, उनका पूरा नाम मैं पहला भूल गया।
वो तिवारी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में थे, वो थे। और एक नीलकंठन करके मलयाली छात्र थे, वो पतले दुबले थे लेकिन बहुत ही ज्यादा वो लगनशील थे, बहुत निष्ठा से काम करते थे। और फिर बाद में एक पी विजयन करके आए, तो वो पी विजयन नहीं जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, ये पी विजयन दूसरे हैं। वहाँ की लीडरशिप, एसएफआई की लीडरशिप में अच्छे प्रोमिनेंट थे। और सोहेल हाशमी थे, वो भी जो है वो, इंद्राणी मजूमदार थी, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता एसएफआई की, सोहेल हाशमी थे। और एक मैं कई नाम अब इतने दिन हो गए भूल रहा। ठीक है। तो लेकिन रमेश दीक्षित बहुत बड़े नेता थे एसएफआई के उस समय, जो बाद में फिर कांग्रेस में और फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए, शरद पवार वाली। अभी भी वही हैं, लखनऊ में रहते हैं, प्रोफेसर होके रिटायर हुए राजनीति शास्त्र के। तो लेकिन तो वो एसएफआई के बड़े लीडर थे उस समय। लेकिन जो आपने पहला इलेक्शन देखा अपने वहां पर स्टूडेंट्स यूनियन का, उस में किस तरह का कॉम्बिनेशन था, किस तरह का कंटेस्ट था आपस में? देखिए, अब उसकी बारीकियां तो मुझे याद नहीं किसका किससे अलायंस था, मोटी बुनियादी बात। जो मैं एक कस्बे से आया हुआ लड़का पहली बार वो इस तरह के माहौल को देख रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि देखिए, वहाँ के छात्र आमतौर पे, तो मैंने तब तक सुना था, देखा तो नहीं था, लेकिन सुना यही था कि बड़े विश्वविद्यालयों की छात्र संघ के चुनावों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, और पॉलिटिकल पार्टी उसमें बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, हर एक के नेताओं के कैंडिडेट्स होते हैं अपने अपने। तो लेकिन यहाँ मैंने देखा कि पैसे का रोल बिल्कुल नहीं था। वहां पे छात्र, जो हमारा जो चुनाव आयोग था, उसने ये बंदिश लगा रखी थी कि कोई भी प्रिंटेड पैम्फलेट, लीफलेट, पोस्टर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो चुनाव में जितने भी पोस्टर बनते थे वो सभी जो है वो छात्र छात्राएं मिलकर अपने हाथ से तैयार करते थे, और वो जो है वो लगाए जाते थे, और उनसे जो है वो पूरा कैंपस जगमगा जाता था, क्योंकि कुछ बड़े होनहार कलाकार थे उनमें, उनके पोस्टर दूर से ही चमकते थे, और बाद में हम पहचान जाते थे कि अच्छा ये उसने बनाया है, जबकि कोई उस पे पोस्टरों पे हस्ताक्षर थोड़े होते थे किसी के। तो इसलिए वहां पैसे का कोई रोल नहीं था बिल्कुल ही, किसी भी तरह का। कोई कैंडिडेट किसी को ना चाय पिलाता था, ना कुछ और पिलाता था, ना खिलाता था। सिर्फ विचारों के आधार पर जो है लोगों या किसी को कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से पसंद है तो उसको उस आधार पे वोट दिया जाता था। तो पहले जो 73 का चुनाव है, 1973 का, उसमें छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रकाश कारत थे और आनंद कुमार थे, ये दो प्रमुख प्रत्याशी थे। और आनंद कुमार जो है उस समय उसमें हार गए थे। और आनंद कुमार का ये था कि वो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मधुर भाषी, और हिंदी में वो बहुत बढ़िया वक्ता थे। बाद में अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा बोलने लगे थे, और बहुत जो धारा प्रवाह बोलते जाते थे। और ये जरूर है कि हम लोग सुनते तो बड़ा मंत्रमुग्ध होके थे उन्हें, लेकिन अब ये अगर रिकॉर्डिंग वो सुने तो बुरा ना मान जाए, लेकिन 1 घंटा सुनने के बाद हम अगर सोचते थे कि आनंद भाई ने क्या कहा, क्या, तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या कहा, क्योंकि सुनते हम भी उन्हें मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि वो इतना अच्छा धारा प्रवाह उनका भाषण देते थे, और उनकी हिंदी बहुत अच्छी, शैली बहुत अच्छी। और हमारी तो मैं तो उनसे उम्र में भी और वैसे भी बहुत जूनियर था, लेकिन हमारी बहुत स्नेह का संबंध था। आज भी कभी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह बात होती है। तो हम तो एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे उनसे, खासतौर इसलिए भी कि और लोग जो है वो अंग्रेजी में, ज्यादातर वहाँ अंग्रेजी में ही व्याख्यान होते थे, भाषण, चुनावी भाषण भी। तो वो उस वक्त तो अकेले थे। रमेश दीक्षित बोलते थे हिंदी में,
इंग्लिश में भी बोलते थे, और प्रकाश कारक तो इंग्लिश में ही बोलते थे, जाहिर है। तो ये सुनना, प्रकाश कारक को सुनना भी अपने आप में एक अनुभव था, क्योंकि उनके भाषण में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता था स्वर का, कि अचानक जो है ऊपर चले गए, नीचे चले गए, कोई नाटकीयता नहीं थी, लेकिन गंभीरता बहुत थी। तो लोग जो है बहुत गंभीर भाव से उन्हें बैठ करके सुनते थे, और काफी कुछ चीजें हमें पता चलती थी, कुछ जानकारी भी मिलती थी, कुछ ज्ञान भी मिलता था। तो वो अपने इस गुण के कारण वो पसंद किए जाते थे, अपनी वक्तृता के कारण नहीं। वक्तृता उनकी जो है वो उस तरह से कोई बहुत प्रभावशाली नहीं थी, मतलब ओरेटर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो ही वाज ए स्पीकर नॉट एन ओरेटर। ओके, अच्छा, उस समय मेजर इशू कौन सा था, कुछ याद है? देखिए, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, और कांग्रेस जो है वो सब जगह छाई हुई थी। 1967 में जरूर उसको धक्का पहुंचा था, लेकिन फिर वो संभल गई थी। तो उस वक्त जो है वो जाहिर है कि कांग्रेस की ही जो है वो नीतियां, और उस वक्त ये भी था कि बांग्लादेश का उदय हुआ था 2 साल पहले, तो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां भी जो है वो बड़ी, और अमेरिका ने जो जिस तरह से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से धमकाया था 7th फ्लीट भेज करके, तो इसलिए अमेरिका के प्रति भी आमतौर पे गुस्सा रहता था छात्राओं में। तो ये सब इश्यूज थे, और जेएनयू में ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पे भी लोग बहुत बात करते थे, बहुत चर्चा करते थे, जो मुझे अक्सर समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मेरी जानकारी और ज्ञान बहुत कम था उस समय। लेकिन मैं सुनता जरूर था बहुत ध्यान से, ताकि मुझे भी कुछ समझ में आने लगे, और बाद में थोड़ा समझ में आने भी लगा। अच्छा, क्या चुनाव में वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, छात्रों की समस्याएं हैं, हॉस्टल की समस्याएं हैं, सीट की समस्याएं हैं, ये सारी डिस्कस होती थी? कभी होती थी, लेकिन बहुत कम। ओके, ज्यादातर जो है वो चर्चा, भाषण, वो एक दूसरे के जवाब के होते थे। कि कल मान लीजिए प्रकाश कारक ने कुछ भाषण दिया, तो आज आनंद कुमार उसके जवाब देंगे, अपने तर्क रखेंगे, क्योंकि वो भाषण भी बड़ा गंभीर विषयों पे होता था, तो उनके जो जवाब हैं वो भी गंभीर होते थे। तो उसमें, और उस समय मैं आपको बताऊं कि ऐसे कोई हॉस्टल के, मेस के इशू कोई थे नहीं। ओके, मैं जब मतलब जब मुझे पहला कमरा अलॉट हुआ, तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, मुझे साथ में एक टेबल लैंप भी अलॉट हुआ, और बहुत नया, एकदम चमचमाता हुआ टेबल लैंप, काले रंग का, और जो वो बड़ा सा होता है, ऊंचा, जो फोल्ड हो जाता है, वो टेबल लैंप मुझे अलॉट हुआ। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में टेबल लैंप अलॉट छात्रों को दिया जाता हो। और हर कमरे में जो है वो एक बुक रैक था, ऊपर एक बड़ी दीवार थी, उसमें इधर से उधर तक जो है वो एक किताबें रखने का लकड़ी का बुक वो बना हुआ था शेल्फ। उस समय लड़कियां, और हर कमरे में जो है एक कुर्सी और मेज और एक पलंग सोने के लिए, और तो वहाँ इस तरह की कोई समस्या थी नहीं उस वक्त कि छात्रों को कोई बड़ा कष्ट सहना पड़ रहा हो। अच्छा, ये लड़कियों की संख्या कितनी थी अनुमान तो आपके? अब संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अच्छी खासी अनुपात अगर देखें, प्रतिशतता उनकी देखें तो काफी अच्छी प्रतिशतता थी। ओके, एक उनकी प्रेजेंस थी पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के भीतर। और क्योंकि कुछ जो है, जैसे मैंने इंद्राणी मजूमदार का नाम लिया, ऐसी हमारी बिजनौर की ही से थी, वो भी एसएफआई में थी, अशोक लता जैन। ओके, वो बहुत एक्टिव थी। एसएफआई में एक शक्ति काक थी, अब अभी भी दिल्ली में रहती हैं। अशोक लता जैन का तो दुर्भाग्य से हमें बहुत धक्का भी लगा, बहुत ही स्नेही वो थी कॉमरेड, और उनका तो देहांत हो गया बहुत साल पहले, लेकिन वो बहुत एक्टिव थी। एसएफआई के जो नेता थे उनमें उनकी गिनती होती थी। तो और इधर भी जो फ्री थिंकर्स में
या AISF वगैरह में भी, उनमें भी जो है वो थी अच्छी संख्या में। बाद में आनंद कुमार जी की छोटी बहन रंजना कुमारी आई JNU में, और वो भी जो है वो अच्छी नेता बनी। तो वहाँ छात्र छात्राओं के बीच में कोई उस तरह से भेदभाव नहीं था, और उसकी वजह से छात्राओं को भी वही प्रोमिनेंस मिलती थी अगर उनमें काबिलियत है, जो पुरुष छात्रों को मिलती थी। अच्छा, कोई ऐसा मतलब प्रसंग याद है जहाँ के एजिटेशन हुआ उस समय? अच्छा, जलूस निकले हो, भूख हड़ताल हुई हो? जलूस तो रोज निकलते थे वहाँ। अच्छा। हाँ, जुलूस तो रोज निकलते थे, कभी मशाल जुलूस भी निकलते थे। और कुछ जहाँ स्टूडेंट्स रहेंगे, हॉस्टल है, ये है वो है, तो ऐसा भी नहीं कि वहाँ कोई समस्या ही नहीं होती थी। समस्या होती थी कोई तो उस पर जुलूस निकलता था। कई बार वियतनाम युद्ध चल रहा था, वियतनाम के पक्ष में पता चला कि आज शाम को मशाल जुलूस है, तो सब लोग उसमें जाते थे। कैंपस के अंदर ही हम लोग फेरा लगाते थे और नारे वारे लगाते थे, कुछ कभी कभी गीत भी गाते थे। तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पे, राष्ट्रीय इश्यूज पे और स्थानीय जो विश्वविद्यालय के इश्यूज थे, मैथ्स का कुछ, उन सब पे जो है वो जुलूस उलूस निकलते रहते थे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि क्या वहाँ इलेक्शन में बाहर से छात्र नेता या युवा नेता भाषण देने आते थे उस समय? भाई देखिए, मैं 73, 74 की और 75 की बता सकता हूँ कि तब तक बाहर से कोई ऐसे आता नहीं था। ओके। और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी नहीं आते थे, और न ही वो वहां पे अपना पैसा जो है बहाते थे चुनाव में, क्योंकि पैसा बहाने के लिए कोई चीज ही नहीं थी। किस चीज पे पैसा बहाए? प्रिंटेड मटेरियल अलाउड नहीं है। तो और वहाँ ये कोई अगर किसी को खिलाता पिलाता तो अगले दिन ही जो है वो उसकी बदनामी हो जाती। तो इसलिए वहाँ पैसे का रोल भी नहीं था, बाहर से कोई नेता ऐसे आते नहीं थे। मतलब ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसके लिहाज से बहुत ही उच्च कोटि के मानदंड उस समय व्यवहार में थे वालों। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बताया था कि छात्र संघ बिल्कुल ही स्वतंत्र था विश्वविद्यालय प्रशासन से, और छात्र ही उसे चलाते थे, छात्र ही उसका सारा निर्णय लेते थे। तो वहाँ पे हर चीज में, बल्कि वहाँ एक और प्रथा थी। एक तो मैंने उस दिन बताया था कि GBM जनरल बॉडी मीटिंग, हर इशू, किसी भी इशू पे जनरल बॉडी मीटिंग। तो वहाँ एक दूसरी प्रथा थी जो कि हर लगभग किसी ना किसी चीज पे रोज ही होता था, हस्ताक्षर अभियान। तो पता चला कि साहब वो सिग्नेचर कैंपेन चल रही है। तो उसमें तो एक, और लोग जो है वो देखते थे कौन करा रहा है, तो उस पर भरोसा होता। तो कई बार वो पढ़ते भी नहीं थे काहे पे सिग्नेचर कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए मैं गया किसी के पास सिग्नेचर का कैंपेन पे साइन कराने की, भाई इस पे जरा साइन कर दो, तो सोचता था कि अब कुलदीप कुमार है, ठीक ठाक आदमी है, तो सही चीज पे ही साइन करा रहे होंगे। तो इक्का दुक्का लोग, ऐसा नहीं था कि लोग पढ़ते नहीं थे, पर इक्का दुक्का लोग ऐसे भी साइन कर देते। तो उसमें मैं आपको एक, अगर समय हो आपके पास, तो एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, बताइए। हम पेरियार हॉस्टल में रहते थे। तो एक दिन, हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जहाँ उड़द की दाल जो है वो 3 रूपों में खाई जाती है, साबुत उड़द और छिलके वाली उड़द और धुली उड़द। और साबुत उड़द तो यहाँ उसको माश की दाल कहते हैं, ये दाल मखनी कहने लगे आजकल दिल्ली में। तो हमने देखा कि हमारे मेस में दालें बनती नहीं है। तो हमने एक दिन एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई कि उड़द की धुली दाल बननी चाहिए। तो अब जिसके सामने भी रखा, उसने कोई बड़ा बहुत कम लोगों ने साइन कर दिया। काहे का है? बन गया यार, वो दाल एक नहीं बनती है यहाँ, वो बनवानी है। तो साइन कर दिया सबने। अब वो दाल जिस दिन बनी, तो उड़िया जितने थे, उड़िया, बिहारी, ईस्टर्न यूपी के, सब लंच पे बनी थी, सब खा के उल्टियां कर रहे हैं। तो हाहाकार मच गया। ये हुआ कि ये दाल, सब लोग चिल्ला रही है, दाल
किसने कैश क्यों बनी है आज? ये दाल जो है लेसदार होती है, इसको खा के हमें उल्टी आ रही है, हम तो कभी खाते नहीं है दाल, हमारे यहाँ तो अरहर की बनती है। अब ये वो दाल वाकई में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या और जगह नहीं खाई जाती उस तरह। तो जब ये हुआ हंगामा, तो उनमें से 2-3 लड़के जो है वहां गए मेस वार्डन के पास। तो मेस वार्डन ने कहा कि ये तो सिग्नेचर कैंपेन हुआ था इस दाल के लिए, इसलिए इसको बनवाया है। तो बोले कि ये किसने चला? बोले आप दोनों के भी सिग्नेचर है उस पे। अब वो सर पकड़ के बैठ गए कि तो फिर मुझसे मिले, बोले यार तुमने कहाँ फंसा दिया, तुम्हारे हमने सोचा तुम ठीक ही चीज पे साइन करा रहे हो, हमने बिना देखे कर दिया, वो तो तुमने वो दाल बनवा दी, हमें तो उल्टियां आ गई खा के उसे। तो ऐसे भी कभी कभी वहाँ कांड हो जाते थे। लेकिन बेसिक बात ये थी कि सिग्नेचर कैंपेन होता था तो उसकी इज्जत भी रखता था विश्वविद्यालय प्रशासन। अगर कोई सिग्नेचर कैंपेन है, 200 स्टूडेंट ने साइन किए, तो फिर वो उसकी बात को मानी जाती, उस पर ध्यान दिया जाता था। ये नहीं कि आए सिग्नेचर कैंपेन का वो आया पर्चा और उसको फेंक दिया। तो उसकी इज्जत करता था विश्वविद्यालय प्रशासन कि भाई इतने छात्रों की ये डिमांड है, ये उनकी इच्छा है, तो उसे हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। बहुत सुंदर कुलदीप जी, आज इतना ही रखेंगे हम लोग, और फिर अगली बार हम लोग अगले एपिसोड पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश्वर जी, बहुत बहुत अवसर देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। कुलदीप जी नमस्कार।